नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी भी देश में होने वाली कोई भी दुर्घटना केवल एक आकस्मिक घटना नहीं होती, बल्कि ये दुर्घटना इस व्यवस्था की छिपी हुई कमजोरियों का उद्घाटन करने वाले गंभीर संकेत होते हैं। प्रत्येक दुर्घटना अपने साथ एक संदेश लेके आती है कि कहीं न कहीं मानवीय लापरवाही हुई है, कहीं न कहीं तकनीकी त्रुटि है, कहीं न कहीं संस्थागत उदासीनता है जिसने सुरक्षा के तंत्र को कमजोर कर दिया है। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने समय रहते सीख नहीं ली, तो विकास और प्रगति का मार्ग स्वयं जोखिम का कारण बन सकता है। अब हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती में जो विमान दुर्घटना हमें देखने को मिली, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से भारत की नागरिक उड्डयन सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि इस दुर्घटना से कुछ महीने पहले ही संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत में विमानन क्षेत्र में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उस क्षेत्र की सुरक्षा निगरानी में उस तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। नियामक की निगरानी से ये जो विमानन क्षेत्र की वृद्धि है वो आगे निकल रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम अपने देश के अंदर एविएशन सेफ्टी गैप्स के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हमारे देश में एविएशन को कौन सा महानिदेशालय कंट्रोल करता है, हमारे देश के एविएशन सेक्टर में कौन कौन सी कमियां हैं। और एविएशन सेक्टर में जो 2 तरीके के क्षेत्रक हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है अनुसूचित और दूसरा होता है गैर अनुसूचित। तो इन दोनों क्षेत्रकों में किस तरीके के अंतर हैं और आखिरकार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर में हमें ज़्यादा दुर्घटनाएँ क्यों देखने को मिलती है? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं संसदीय समिति की उस बात के बारे में जिसने हमारा ध्यान खींचा है। उस चेतावनी के बारे में जिसने इस दुर्घटना के होने को पहले ही बता दिया था। संसद की स्थायी समिति में ये कहा गया कि हमारे देश में विमानन क्षेत्र का विस्तार जिस तेजी से हो रहा है, हमारे देश में सुरक्षा निगरानी उस तेजी से नहीं बढ़ रही। इस समिति ने ये कहा कि भारत में फ्लीट साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। फ्लीट साइज कहने का मतलब नंबर ऑफ फ्लाइट्स पर डे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। नए हवाई अड्डों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। जो एयर ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके समानांतर हमारे देश में जो सिविल एविएशन को कंट्रोल करने का महानिदेशालय है, जैसे हम डीजीसीए के नाम से जानते हैं, जो सारे सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है, विमानन सुरक्षा को निर्धारित करता है, उसकी क्षमता में उस तरीके से वृद्धि नहीं हो रही जिस तरीके से हमारे देश में फ्लीट साइज में या ट्रैफिक मूवमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे देश में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मैन पावर है, उसमें भी उतनी वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है। तो सुरक्षा निगरानी तंत्र उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से हमारे देश में एयर ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ रहा है, जिस गति से हमारे देश में फ्लीट साइज बढ़ रहा है। तो इससे इसका मतलब परिणाम ये होता है कि सिविल एविएशन में जो एरर मार्जिन है वो लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि दुर्घटना होने का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, संसदीय स्थायी समिति ने एक विशेष चिंता जताई है हमारे देश के नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर पे। इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा जोर देते हुए संसदीय समिति ने इस सेक्टर पे बहुत विशेष चिंता जताई है। अगर हम नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर की बात करें, तो इसमें आपको प्राइवेट जेट्स देखने को मिलते हैं, चार्टर एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस समिति ने विशेष रूप से जो हमारे यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड विमानन क्षेत्र है, उसको हमारे देश के विमानन क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप शेड्यूल्ड एयरलाइंस और प्राइवेट या फिर चार्टर एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन करें, तो जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस होते हैं जैसे कमर्शियल जेट्स हो गया, तो इन कमर्शियल जेट्स को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट और चार्टर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इनका अनुपालन एक समान नहीं होता। किसी प्राइवेट जेट को ज़्यादा अनुपालन करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है। तो ये आपको एक समानता देखने को नहीं मिलती है। जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस होते हैं, उनको एक मानकीकृत सिस्टम का पालन करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट जेट्स के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो बिखरी हुई हैं। साथ ही साथ शेड्यूल्ड एयरलाइंस की निगरानी काफी मजबूत है। इसमें आपको एक लेयर्ड ऑपरेशन सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास आउट होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेड्यूल्ड एयरलाइंस की निगरानी की जाती है। लेकिन आपको प्राइवेट जेट्स में या चार्टर एयरक्राफ्ट के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रवर्तन है, जो इन्फोर्समेंट है नियमों का, वो काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिलेगा। इसीलिए संसदीय समिति ने हमारे देश के विमानन क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी के बारे में ये कहा है कि ये गैर अनुसूचित विमानन क्षेत्र है, जिसमें कोई भी अनुपालन करने में एक रूपता नहीं है, प्रक्रियाएं काफी बिखरी हुई हैं, इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा कमजोर है। अब इस समिति ने जो प्रमुख सुरक्षा खामियों पे हमारा ध्यान खींचा है प्राइवेट और चार्टर एयरक्राफ्ट में, उसमें सबसे पहला है मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रैक्टिसेस। जैसे इस समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो छोटे चार्टर ऑपरेटर्स हैं, उनमें उनके पास तकनीकी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। उनका मेंटेनेंस प्लानिंग काफी कमजोर है। साथ ही साथ उन एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों के डॉक्यूमेंटेशन में कई सारी गड़बड़ियां हैं, जिससे एयर वर्दिनेस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है और अंततः इसे दुर्घटना होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी जो समस्या हमें प्राइवेट और चार्टर एयरक्राफ्ट्स में देखने को मिलती है कि वहाँ पे डीजीसीए का ओवरसाइट थोड़ा-सा कम है।
तो समिति ने ये सिफारिश की है कि इन सारे प्राइवेट जेट्स का, इन सारे चार्टर एयरक्राफ्ट्स का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाए। सरप्राइज इंस्पेक्शन करने का फायदा ये होगा कि इससे हमें ये पता चल पाएगा कि केवल इंस्पेक्शन की निगरानी की वजह से नहीं, बल्कि वो सामान्य तौर पर किस हद तक सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। जो ऑडिटिंग होती है इन सारे ऑपरेटर्स की, उन सारे ऑपरेटर्स की ऑडिटिंग को और ज़्यादा फ्रीक्वेंट किया जाए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, ऐसा समिति ने सिफारिश की है। साथ ही साथ समिति ने ये भी कहा है कि अगर किसी प्राइवेट जेट ऑपरेटर के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाए। फिर इस समिति की रिपोर्ट में ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम्स की कमी की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा गया है, जो कि प्राइवेट जेट्स और चार्टर एयरक्राफ्ट्स के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप शेड्यूल्ड एयरलाइंस की बात करें, जहां पे बहुत ही ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाती है, वहां पे एक लेयर्ड ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। मैंने बताया ना आपको, अलग अलग लेयर पे ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं और इन सारे लेयर्स के थ्रू बहुत ही स्मूथली इंफॉर्मेशन पास होते हैं। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास ऐसा कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। इसकी वजह से जब खराब मौसम होता है या डाइवर्जन की स्थिति आती है या इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो पायलट बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और दुर्घटना की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इस समिति की रिपोर्ट में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। इसमें यह कहा गया कि सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए पूरी तरीके से एक फंक्शनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर देना चाहिए। जो चार्टर सेक्टर है, उसका जो सेफ्टी प्रोसेस है, वो बिल्कुल शेड्यूल्ड एयरलाइंस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादातर दुर्घटनाएं इन्हीं चार्टर सेक्टर में देखने को मिलेगी, इसी नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्लाइट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट पे भी इस समिति की रिपोर्ट में बात की गई है। तो समिति ने कई सारी कमजोरियों को हमारे नॉन एविएशन सेक्टर में ढूंढा है। जैसे जो नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर है, जिसमें प्राइवेट जेट्स और चार्टर एयरक्राफ्ट्स आते हैं, उसमें मौसम का अपर्याप्त मूल्यांकन किया जाता है। जो अल्टरनेट प्लानिंग है, उसको भी अनदेखा किया जाता है। साथ ही साथ जो प्री डिपार्चर रिस्क असेसमेंट है, उसमें भी कई बार ढिलाई देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट जेट्स का आकार छोटा होता है, तो ये इन सारी चीजों पे उतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो समिति ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि नॉन शेड्यूल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि अभी भी हमारे देश के कई सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो इन नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर से ट्रैवल करते हैं। तो अभी अजित पवार भी वो प्राइवेट जेट से ही ट्रैवल कर रहे थे। तो इसमें जो दुर्घटना हुई है, तो इस बात को वो बिल्कुल पुष्ट करती है कि सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज हमें इस नॉन शेड्यूल्ड एविएशन सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ये सारी कमजोरियां जो है, इसके बारे में संसदीय समिति ने हमारा ध्यान खींचा है, जो हमें अपने देश के प्राइवेट जेट्स वाले में और हमारे देश के जो चार्टर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा समिति ने यह भी कहा है कि हमारे देश में नागरिक उड्डयन निदेशालय, जिसको हम डीजीसीए के नाम से जानते हैं, उस पर काफी ज्यादा दबाव भी है। तो इस दबाव को भी हमें कम करना है, ताकि जो सुरक्षा मानक है, उन मानकों की निगरानी ज्यादा बेहतर की जा सके। अब डीजीसीए के पास कई सारी समस्याएं हैं, जैसे उसके पास मैन पावर का शॉर्टेज है, उसके पास जो अधिकारी हैं, उस अधिकारियों की संख्या में कमी है। लेकिन उसके बाद अधिकारियों की संख्या में कमी है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जिम्मेदारी एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसके पास उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जो उपयुक्त कर्मचारी है, उसकी कमी है। तो इसके बाद तो ये एक समस्या हमें डीजीसीए के पास देखने को मिलती है। साथ ही साथ डीजीसीए का जो अप्रोच है, वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे रिएक्टिव इसका अप्रोच है, घटना के बाद वाला इसका अप्रोच है। तो सुरक्षा निगरानी जो है, वो पहले की जाने वाली चीज़ है। तो सुरक्षा निगरानी को जो रिएक्टिव अप्रोच है डीजीसीए का, उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। तो संसद की समिति ने ये सिफारिश की है कि डीजीसीए के तकनीकी स्टाफ की संख्या को बढ़ाया जाए। डीजीसीए के जो भी तकनीकी स्टाफ हैं, उनके प्रशिक्षण में भी सुधार किए जाएँ और साथ ही साथ जो भी टूल्स ये डीजीसीए के द्वारा, तकनीकी स्टाफ के द्वारा अपनाए जाते हैं, वो डाटा ड्रिवन होने चाहिए और प्रेडिक्टिव रिस्क असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, है ना? तो इस तरीके से डीजीसीए को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान इस संसदीय स्थायी समिति ने हमारा खींचा है। अगर हम दोस्तों डीजीसीए की बात करें, तो इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। साथ ही साथ ये नागरिक उड्डयन की शीर्ष नियामक संस्था है, यानी सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाला सबसे टॉप का अगर कोई संस्था है, तो वो डीजीसीए है। ये हमारे देश के अंदर विमानन सुरक्षा मानकों का निर्धारण करता है। साथ ही साथ विमान का, पायलट का और कौन-कौन से एयरलाइन फ्लाई करेंगे, उसका प्रमाणीकरण करता है। इसके अलावा उड़ान संचालन की निगरानी करता है और उसका निरीक्षण भी करता है और जो भी हमारे देश में सिविल एविएशन से रिलेटेड मानक हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का काम भी डीजीसीए का है। तो इस तरीके से डीजीसीए भारत में सुरक्षित और सुव्यवस्थित नागरिक उड्डयन का आधार निर्मित करता है। तो ये डीजीसीए पे जो भी समस्याएं थी, उसके बारे में संसदीय समिति के द्वारा बात की गई। संसदीय समिति ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी जुड़ी चिंताओं को हमारे सामने लाया। जैसे इस समिति के अनुसार हमारे देश में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उस पे वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है।
बिज़ी एयरपोर्ट्स के पर जो कंट्रोलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित है, इसकी वजह से भारी ट्रैफ़िक देखने को मिलता है, तो जो एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड आ गया है। इसके अलावा जो फटीग और ह्यूमन एरर का प्रॉब्लम है, वो भी हमें एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे जब कोई पायलट लंबा ड्यूटी शिफ्ट करता है या फिर पीक आवर्स जब होते हैं, जब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम होते हैं, तो पीक आवर्स में या फिर खराब मौसम में उनको बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से जो ह्यूमन एरर है उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक चिंता है जो हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड देखने को मिलती है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान संसदीय समिति ने खींचा है। इसके अलावा भर्ती और तकनीकी सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हमारी संसदीय समिति के द्वारा। संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है कि वायु यातायात नियंत्रकों की शीघ्र शीघ्र भर्ती की जाए, जो ड्यूटी समय सारणी है उसमें सुधार हो ताकि पायलटों का थकान कम हो। जब पायलटों में थकान कम होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा कंट्रोलेबल तरीके से वो फ्लाइट्स को चला पाएँगे। और फिर आप देखें तो समिति ने ये भी सिफारिश की है कि कम्युनिकेशन में, नौवहन में या फिर जो भी निगरानी प्रणाली है, उनका तेज़ी से आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि जो भी कमियाँ हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में देखने को मिलती है, जो वर्कलोड ज़्यादा है, उनको हम तकनीकी के माध्यम से काउंटर कर सकें। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक वैकल्पिक व्यवस्था और हवाई क्षेत्र समन्वय की समस्या भी देखने को मिलती है। मतलब ये कि समिति में इस संसदीय स्थायी समिति ने ये कहा कि किसी भी प्रणाली की विफलता की स्थिति में एक वैकल्पिक व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी व्यवस्था का अभी हमारे देश में अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ समिति ने ये भी कहा कि हमारे देश में नागरिक और रक्षा हवाई क्षेत्र, इसके बीच में बेहतर समन्वय होना चाहिए। नागरिकों के लिए जो हवाई क्षेत्र होता है, यानी सिविल एविएशन का एक अलग हवाई क्षेत्र होता है और फिर उसके बाद देखें तो रक्षा हवाई क्षेत्र, इनका एक अलग होता है। हालाँकि दोनों जो मत मान लीजिए डिफेंस का कोई जेट है या फिर रक्षा उद्देश्य से किसी भी विमान को उड़ाया जाता है, तो उसके रास्ते में और हमारे नागरिकों के लिए जो विमान उड़ाया जाता है, उसके रास्ते में एक समन्वय होना चाहिए, ताकि जो यातायात प्रबंधन है ज़्यादा सुरक्षित हो सके, ज़्यादा भरोसेमंद हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी संसदीय समिति के द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड कई सारी चिंताओं को ज़ाहिर ज़ाहिर किया गया है और उसके संबंध में कई सिफ़ारिशें भी दी गई है। अब इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम पहले के विमान दुर्घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा सीख भी ले सकते हैं। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम ये सीख ले सकते हैं पहले के विमान दुर्घटनाओं से, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाओं में हमें ह्यूमन एरर देखने को मिलता है, ट्रेनिंग गैप्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब पायलट के सामने एक कोई तनाव वाली स्थिति आती है, तो वो फिर उस तनाव वाली स्थिति में निर्णय लेने की उनकी जो कमज़ोरी है, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएँ हमें देखने को मिलती है। तो ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इससे हम दुर्घटनाओं से सीख ले सकते हैं और हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग गैप्स है, उस गैप्स को हम भरने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो पायलट हैं, वो स्ट्रेस में किस तरीके से डिसीज़न तक पहुँचेंगे, इसके लिए हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जो ह्यूमन फैक्टर है, उसमें हमको काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सेफ्टी रिकमेंडेशंस का अनुपालन एक और सीख है जो हम ले सकते हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो भी कारण बताए जाते हैं एक्सीडेंट के, अब वो कारण केवल दर्ज होके रह जाते हैं। उसपे सिस्टमैटिक तरीके से उसको लागू नहीं किया जाता। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आए, तो उन सारे रिपोर्ट में जो भी बातें लागू करने के लिए कही गई है, उन बातों को सिस्टमैटिकली लागू किया जाए और इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की भी सिफारिश संसदीय समिति ने की है। इसके अलावा संसदीय समिति ने ये कहा है कि हम छोटे हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से कर सकते हैं। अब देखें तो उड़ान जैसी योजना जिस जैसे उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब देखें तो रनवे सेफ्टी एरियाज़ और जो नेविगेशनल एड्स होते हैं, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, इन सबको ट्रैफ़िक वृद्धि के अनुरूप अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है छोटे हवाई अड्डों पे वो मजबूत हो सके और जब कभी हमें ट्रैफ़िक में वृद्धि देखने को मिले, तो ट्रैफ़िक वृद्धि की वजह से दुर्घटना का जो खतरा बढ़ जाता है, उस दुर्घटना के खतरे को हम कम कर सकें। तो हमें छोटे हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना है, तो हम ये 3 सीख अपने पूर्व की दुर्घटनाओं से ले सकते हैं कि एक तो ह्यूमन फैक्टर्स पे हमें काम करना है, दूसरा सेफ्टी रेगुलेशंस का जो है अनुपालन और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित करना है और जो छोटे हवाई अड्डे हैं उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से जो अभी संसदीय समिति ने कई एक मुख्य चेतावनी भी दी है। जो भी हमने अभी बात की, उसके बाद संसदीय समिति ने ये चेतावनी दी है कि भारत में विमानन क्षेत्र का विकास तभी टिकाऊ है जब सुरक्षा उसे तेज गति से मजबूत की जाए। यानी कि विमानन क्षेत्र का विकास जिस तेज गति से हो रहा है, हमारे देश में सुरक्षा निगरानी भी उसी तेज गति से जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक हमारे देश का विमानन क्षेत्र का विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अगर ओवरसाइट कमजोर होता है, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्षमता नहीं बढ़ती है, अगर प्राइवेट एविएशन में अनुशासन नहीं आता है, तो हमारे देश में सिस्टमिक एविएशन रिस्क बढ़ता जाएगा, दुर्घटनाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती चली जाएँगी और इससे हमारे देश का विमानन क्षेत्र में हमारे देश के लोगों का भरोसा कम होगा, हमारे देश के लोगों का विश्वास कम होगा और फिर हमारे देश का विमानन क्षेत्र
एक गहरे संकट की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भारत का विमानन क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रहा है, लेकिन सुरक्षा को पीछे छोड़कर अगर हम विस्तार करेंगे तो न केवल यह यात्रियों के लिए खतरा पैदा करेगा, बल्कि हमारे पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा करेगा। तो नियमन, तकनीकी क्षमता, मानव संसाधन और सुरक्षा संस्कृति, इन चारों का समान रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है अगर हम अपने देश में एक ऐसा एविएशन इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें लोगों का भरोसा हो। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों, आप इस मेंस के प्रश्न को लिख सकते हैं कि भारत में गैर अनुसूचित विमानन क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में समाधान सुझाइए। तो दोस्तों, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेके इस संसदीय समिति की क्या सिफारिशें रही है, डीजीसीए के संबंध में समिति ने कौन-कौन सी कमियों को उजागर किया है, साथ ही साथ इस समिति ने हमें क्या सीख दी है कि हम पूर्व की दुर्घटनाओं से किस तरीके से सीख ले सकते हैं कि हम अपने देश में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उस पे ध्यान दें। हमारे देश में जो ह्यूमन फैक्टर है, उस ह्यूमन फैक्टर पे हम ध्यान दें। जो छोटे-छोटे जो हवाई अड्डे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। साथ ही साथ अब इस समिति ने जो चेतावनी दी है कि हम अपने देश में विमानन क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए जिस तेज़ी से विमानन क्षेत्र बढ़ रहा है, उस तेज़ी से सुरक्षा के जो मानक हैं, उनको और मजबूत करें। तो इस तरीके से दोस्तों, आज का ये जो सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एविएशन सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको पता चला होगा। आपने हमारे देश में जो एविएशन सेफ्टी गैप्स हैं, उसके बारे में समझा होगा। दोस्तों, इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स के नाम से ये चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।